हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश कपूर और आज हम आपके लिए कुछ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम कर चुके हैं, उसकी हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज करने वाले हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम आने वाले टाइम में करेंगे। न्यूमेरिकल्स के थ्रू थ्योरी को समझे और थ्योरी के कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में लगाकर ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इससे हमारी कुछ रिवीजन भी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। एक टीवी सेट है जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को लगातार सेट कर रहा है और उस बीम से जो करंट बन रहा है दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल बनता है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन पर सेकेंड। ओके, लेट अस सी, हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना टोटल करंट बन रहा है दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर। सो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है दैट फॉर्मिंग द करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर एंड यू नो दैट the SI unit of current is ampere, so we must change into this ampere, and 1 microampere is 10 raised to power minus, milli is 10 raised to power minus 3 ampere. Okay, so electron beam continuously जा रही है. Let me draw this also. Say this is a electron beam moving, let assuming moving in this direction. So लगातार टीवी सेट ऐसे एक बीम भेज रहा है. आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपको यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज स्ट्राइकिंग. ओके, सो व्हाट वी नो दैट करंट I is equal to Q upon T. What is current? Flow of charges through the cross section of a conductor per unit time. This is current. And Q is the charge and that is Ne. E is the charge on electron, N is the number of electron, N into E stand for I is equal to Q will become N into E. Okay, टोटल चार्ज कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं. अभी हमारा टारगेट क्या है? E निकालना और वो पर सेकंड में. सो the formula become I into T is equal to Ne. So N should be I into T upon me E. Okay, but what does N stand for? N stand for the number of electrons. On solving this, current कितना है? Current is 10 into 10, सारे का सारा SI unit में होना चाहिए, into time is 1 second, that is already SI unit. एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम का. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है. सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. सारी चीज़ें ऐसा यूनिट्स में. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 10 की पावर को करेंगे तो दैट इज 10 की पावर माइनस 5. सो n इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5. ये माइनस 19 है, माइनस 5 और माइनस 19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 14. सो इट विल बिकम 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स. और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में टीवी स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे हैं. ओके, करंट क्या होता है? दैट इज Q by T एंड Q इज टोटल चार्ज और चार्ज इक्वल टू N इंटू E. देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं. हाउ मच चार्ज स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन 1 मिनट. अगर 1 मिनट के लिए हम भेजें तो अगर यही प्रोसेस 1 मिनट के लिए चलता रहे तो कितना चार्ज स्ट्राइक करेगा? सो चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E. ये चार्ज Q N इंटू E कौन सा चार्ज है? ये पर सेकंड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं. और 1 मिनट तक कितना स्ट्राइक करेगा? या यहां से भी निकाल सकते हैं आप. क्वेश्चन है हाउ मेनी मच चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में स्ट्राइक कर रहे हैं तो 1 मिनट तक कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे? तो टोटल यहां से इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं. चलिए, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट स्ट्राइक in 1 minute, that is 60 second will be इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कर रहे हैं. 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14
should be multiplied by 60. देख लेते पहले, आपको देखना बोर्ड पेपर इंटू 60. ओके यस. सो इतने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं और आपसे पूछा चार्ज कितना बनेगा. सो टोटल चार्ज विल बी, this is the number of electron that is striking, 6.25 into 10 raised to power 14 into 60 into हर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम का चार्ज कैरी करता है. तो इट शुड बी मल्टीप्लाई 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. इतना चार्ज टोटल बनेगा. कैलकुलेट आप करेंगे, दैट विल बी 6 into 10 raised to power minus 3 कूलम आपका आंसर आना चाहिए. 6 into 10 raised to power minus 3 coulomb should be your answer. Okay. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज जो है दैट इज वो बनता है इलेक्ट्रॉन से. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, अगर n स्ट्राइक करे तो n इंटू E. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड. ओके, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल. एक हमने पीस ऑफ वायर को लिया और हमने उसको पुल करना शुरू कर दिया. दोबारा से रीड्रॉन मतलब न्यू शेप में, न्यू वॉल्यूम में, बेटर टू से उसका वॉल्यूमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया. हमने उसको न्यू वॉल्यूम में ड्रॉ कर दिया और तब तक खींचा जब तक उसकी लेंथ ट्रिपल नहीं हो गई. ठीक है, उसका आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है. सॉरी. ओके, चलिए लेट अस सी द सिचुएशन. लेट ये हमारे पास ओरिजिनल वायर थी. लेट इसकी लेंथ थी L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, और इन द फर्स्ट केस इट वाज ऑफरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ R ohm. द लेंथ वाज L, एरिया वाज A एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट वाज R ohm. ओके, हमने क्या किया? वी हैव रीड्रॉन इट बाय पुलिंग इट. If you pulled it and redrawn it, what will happen? Its area will decrease and its length will increase. Obviously, length in this case become, let it be L1, L, A1, A, and the second case length will become 3L. And the area, let us find out it. We can only think that area will become 1/3, but let us find out also this. And what will be the new resistance? Okay, if a wire is redrawn by pulling it, then one thing will remain the constant, that is volume. Volume in the first case will remain same as the volume in the second case. Volume remains constant in both the cases. It will happen all the time. Whenever a wire is pulled, whenever a body is melted, a wire is pulled, in same case volume remain constant. If volume remain constant, so volume in first case should be equal to volume in second case. Volume is area into length and it should be equal to A2 into L2. A1, that is area in the first case, is A, length is L, area into second case we need to find out, and L2 is 3L. सी हम ओरली भी सोच सकते हैं कि एरिया 1/3 होगा, बट बेटर आप ये कैलकुलेशन को समझ लीजिए, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में अगर हम बोल रहे हैं लेंथ को इतने परसेंटेज घटा दिया, इतने परसेंटेज बढ़ा दिया, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा. ओके, लेंथ से लेंथ कैंसिल, सो A2 इज इक्वल टू A/3. दिस इज न्यू एरिया. ओके, हमें कंपेयर करना है रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, लेट अस राइट हियर, resistance of first case, that is R1 or it is R, is equal to rho L by A. फर्स्ट केस में रेजिस्टिविटी मटेरियल तो सेम, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ L1 को हमने L से रिप्लेस कर लिया और एरिया A1 को A से. अच्छा, नाउ रेजिस्टेंस इन सेकंड केस, इट शुड बी rho into new length into new area. As we have calculated, seen that length is 3L thrice and the area become A/3. A/3, 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. So resistance in that case will become rho L by A into 9. Rho L by A into 9. Now you can very well compare the situation. R2, equation first and equation 2. Rho L by A is nothing but R1 or simply R.
So resistance in second case is 9 times of the first case. Resistance become 9 times. Okay. इसमें अगर आपसे ये बोल रहा है कि हमने एक दूसरी वायर ले ली जो उसकी लेंथ और ट्रिपल है, रीड्रॉ नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी एक वायर थी, उसका ये लेंथ है, ये एरिया है और वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया। अब हमने उसी का एक पीस ले लिया जिसकी लेंथ ट्रिपल है, ऑलरेडी ट्रिपल है, तो उसमें एरिया में चेंज नहीं होगा। एरिया में चेंज होगा जब आप लेंथ को पुल करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी ट्रिपल ले लिया है, दूसरे केस में आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब आपने लेंथ न्यू वायर ले लिया है ना, आप पीस ऑफ न्यू वायर ले लिया है सच दैट उसकी लेंथ उससे 3 टाइम है। तो ठीक है, लेंथ को आप चेंज कीजिए, एरिया विल रिमेन सेम। लेकिन जब भी आपको ये कह रहा है कि हमने इसको पुल किया है, रीड्रॉन किया है, स्ट्रेच किया है, रीड्रॉन किया या स्ट्रेच किया है, तो एरिया हमेशा चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन, नोट कीजिए। इसी को अगर हम परसेंटेज चेंज में भी निकालना चाहें तो हम इसको परसेंटेज चेंज में कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100%। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9R माइनस R अपॉन R इंटू 100%, है ना। चेंज इन रेजिस्टेंस, ये नया रेजिस्टेंस, ये पुराना रेजिस्टेंस, दैट विल बिकम 8R बाई R इंटू 100%, कैंसिल 800%। तो रेजिस्टेंस में 800% का इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ बढ़ गई है, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ गई है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कंबाइन करके हमने फॉर्मूला बना रखा है रो एल बाई ए। यहाँ पर लेंथ बढ़ी है सेकंड केस में और एरिया भी कम हुआ है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ना ही चाहिए। ओके, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सर्किट डायग्राम को गिवन है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, दिस इज 5 ओम रजिस्टर एंड दिस इज R ओम रजिस्टर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल आपको गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल है डिफरेंस 10 वोल्ट का और यहाँ पर 6 वोल्ट का। यहाँ कुछ पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है 10 वोल्ट का, यहाँ पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है 6 वोल्ट का। अच्छा, आपसे पूछा गया है फाइंड ए पार्ट में करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। ओके, 5 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, लेट अस सी। 5 ओम रजिस्टर को अगर हम देखें तो 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हमें पता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, लेट इट बी V1, मान लेते हैं ये V1 है। तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज 10 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस R1 इज 5 ओम। इस पर्टिकुलर रजिस्टर के बारे में हमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस पता है। क्या हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल। ओम्स लॉ हर इंडिविजुअल रजिस्टर पे लगाया जा सकता है, यहाँ पर हम लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली, I डिपेंड्स ऑन directly proportional to V or I into some constant that is R is equal to V upon I. So let us apply the Ohm's law, R is equal to V upon I for resistor R1। तो ये R1 V1 लिख लीजिए और आपको I1 निकालना है, सिंपल। So what is I1? I1 is equal to V upon R1. What is the value of V? 10 upon 5, that is 2 एम्पियर। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। तो अगर इस रजिस्टर में 2 एम्पियर गया है तो इट मीन्स यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट ही पास होगा। द करंट सीरीज में सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, करंट थ्रू R। इसका तो आंसर मिल गया। सेकंड वाले में से जो करंट पास होगा दैट इज, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो करंट सीरीज में सेम रहता है एज I1 I2 और टोटल I सेम रहेगा सीरीज में। सो सेकेंड रजिस्टर से जिसको हम R कह रहे हैं दैट इज I2 थ्रू R, वो भी सेम है 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट, फाइंड R की वैल्यू निकालनी है और V निकालना है। ओके, R के अक्रॉस देखिए, अब इस पे आ जाइए, इस वाले पे R के, इसका हमें करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गया। सेकंड वाले रजिस्टर का R ओम वाले का हमें करंट भी पता है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है और इसका पोटेंशियल पता है। तो अगर हम इसमें से R निकालना चाहें, फिर इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I।
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस, है ना. So R is equal to V upon I, and V is the potential, that is 6 upon current is 2, resistance is 3 ohm. So R is equal to 3 ohm. Okay, what is V? Let us find V. V क्या है? ये वोल्टेज है. तो मैंने आपको बताया आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं. या तो आप इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकाल दीजिए, पता ही है आपको, ऐड कर दीजिए, तो कोई जरूरत ही नहीं. इंडिविजुअल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज सीरीज में पोटेंशियल इंडिविजुअल वोल्टेज को ऐड करने पड़ता है. वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो, कुछ यहाँ ड्रॉप हो, टोटल मिल हो गया. तो और करंट सेम रहता है. तो पहले केस में पोटेंशियल है 10, 10 + 6 16. ओके, सिंपल. अगर पूछ ले आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो सीरीज में रेजिस्टर ऐड हो जाते हैं. ये 5 ओम है, इसकी वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 3 ओम. 5 + 3 8 ओम हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा. ओके, नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम रहता है, हर रजिस्टर बैटरी से कनेक्टेड है, और करंट डिवाइड हो जाता है. ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है. So let us come to the question number 4. Question number 4. In the circuit diagram, ये circuit diagram given है, find the total resistance और current flow. चलो ठीक है, पहले सर्किट को समझते हैं. यहाँ से कुछ करंट रन कर रहा है I, ये करंट यहाँ तक चल रहा है. यहाँ पर आया एक जंक्शन, जंक्शन पे करंट यहाँ से कुछ करंट यहाँ से चला गया. इट मीन्स ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है. ओके, यहाँ से कुछ करंट गया और यहाँ से कुछ करंट गया. जहाँ पर करंट डिवाइड हो गया तो ये ब्रांच हो गई पैरेलल में. आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. चलिए ठीक है, लेट अस नेम दिस रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस R1, लेट अस नेम दिस R2 एंड दिस इज R3. सॉल्व करने का मतलब है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है सबको. नाउ ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं? यहाँ पर जो इस ब्रांच में करंट गया है वो ही करंट दोनों में से पास हो रहा है. जब करंट एक ही पास हो रहा है, एक ही रास्ता है, तो हम इसको बोलते हैं सीरीज में. ओके, इसी ब्रांच में करंट जब पास हो रहा है तो एक ही रास्ता है करंट के पास, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना. अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसी रास्ते से फ्लो करेगा. ये दोनों में सेम करंट पास हो रहा है, तो इनको बोलेंगे सीरीज में. R2 और R3 हमारे सीरीज में है, और उनका रिजल्टेंट हो जाएगा 3 + 2 5. तो प्रेजेंटेशन करते हैं. हम लिखेंगे R2 एंड R3 are in series. So उनका equivalent resistance that is R23. सीरीज में क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं. 3 + 2 5 ओम. So R2 + 23 is R + 3 + 2 5. ठीक है, अब इसको सर्किट दोबारा बनाते हैं. ये एक हैबिट बना लो कि आप इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट, एकदम जल्दी मत चलो, आपको हेल्पफुल होगा. सर्किट डायग्राम दोबारा बना लीजिए. इन दोनों को हटाकर एक लगा दीजिए, वो ऐसे लगा हुआ है. तो नाउ द न्यू सर्किट डायग्राम विल बी लाइक दिस. R1 एज इट इज है, और इस ब्रांच में हमने दो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दिया है, एंड दैट इज R23, दैट इज ऑल्सो 5 ओम. ओके, नाउ दिस लुक लाइक दिस. This is the combination. This is ammeter here. This is a battery plus minus of 4 volt. Okay, ये वाले डायग्राम्स बनाते चलिए साथ साथ में. नाउ अब आप इनको देखिए, यहाँ से जो करंट जा रहा है, सेम करंट क्या फ्लो करेगा, करंट यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. दो ब्रांच है, दो रास्ते हैं, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा. करंट विल फॉलो दिस पाथ, ऑल्सो दिस पाथ. तो इट मीन्स ये कैसे हैं, पैरेलल में है. पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, 1/5 1/R1 + 1/R2. लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना, तो एक शॉर्टकट भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इनके सम से डिवाइड कीजिए. और एक और सिंप्लीफाई शॉर्टकट भी है, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपली इनका आधा हो जाएगा. तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ R1 एंड R23 are in parallel combination. ओके, आप पूरा निकालना चाहो तो पूरा निकाल दो. सो R equivalent
या तो आप 1/r वाला वो 1/r1 + 1/r2 से करिए, वो लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है, दोनों सिर्फ 2 के लिए शॉर्टकट है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 5 × 5 और दोनों के सम से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया 25/10 2.5 ओम। तो मैंने पहले भी तो यही कहा कि अगर दोनों रजिस्टर सेम है, पैरेलल में लगे हुए, तो सीधा आधा कर दीजिए। मान लीजिए 10-10 ओम के होते 2 5 ओम, 4-4 ओम के होते 2 ओम। ओके, तो दिस इज आर इक्विवेलेंट, ये हमारा आ गया। इसको भी हम फाइनल एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो अब ये सारे रजिस्टर हट गए और इनकी जगह वी कैन हैव अ फाइनल रजिस्टर एंड दैट वैल्यू इज 2.5 ओम। हेयर इज आवर एमीटर, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी। ओके, इट मीन्स ये क्या है, ये पूरे सर्किट अरेंजमेंट को आप हटाकर सिर्फ ये रजिस्टर लगाएंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू दीज 3 रजिस्टर्स की जगह अगर हम ये लगा देंगे तो दिस अलोन 2.5 ओम रजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, नाउ अभी हमें सेकंड पार्ट पूछा है, करंट शोन बाय द एमीटर। एमीटर कितना करंट शो करेगा? एमीटर सर्किट में यहाँ पर लगा हुआ है जो पूरे सीरीज के करंट को मेजर करेगा। तो इस एमीटर से जो करंट जाएगा फॉर द बी पार्ट दैट इज टोटल करंट आई डिवाइड तो हो नहीं रहा। अगर एमीटर यहाँ लगा होता तो हम सोचते यहाँ से, तो फिर हमें इस ब्रांच के लिए पता करना पड़ता, यहाँ लगा होता है इस ब्रांच के लिए। अब एमीटर यहाँ लगा है तो टोटल सर्किट करंट मेजर करके देगा एंड टोटल सर्किट करंट आई इज अगेन गिवन बाय द ओम्स लॉ, टोटल V अपॉन टोटल R। टोटल पोटेंशियल इज गिवन V एंड टोटल R, यहाँ पर R इक्विवेलेंट है जो हमने निकाल लिया है 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे 0। सो टोटल करंट इज कितना हो गया 5 ज़ा 5 8 ज़ा दैट इज 1.6 एम्पियर। ये करंट आपको, ये आंसर गिवन है 1.6 एम्पियर। ये करंट आपको एमीटर शो करेगा, एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर 1.6 एम्पियर करंट शो करेगी। ये एमीटर पूरा सर्किट करंट मेजर करेगा। अगर आप यहाँ भी करंट निकालना चाहें तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1.6 एम्पियर है। ओके, लेकिन ये वोल्टेज, ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस मीन्स इसका भी पोटेंशियल 4 वोल्ट। इन डायग्राम का यही तो फायदा है, और इसका भी पोटेंशियल 4 वोल्ट है। ओके, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल से मिलेगा। अब इनको अगर V और R मिल गया है तो क्या हम इनका ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R 4/5, और यहाँ पर भी क्या हम I नहीं निकाल सकते? यस, I इज इक्वल टू 4/5। और फिर अगर हमसे इंडिविजुअली इनका पूछेगा किसी दोनों का, तो ये जो ब्रांच है यानी कि ये वाली ब्रांच करंट सेम रहेगा, तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ भी जाएगा। तो इस तरह से हमें सर्किट डायग्राम बनाने चाहिए और उनको वापस पीछे तक देखना भी, मतलब अगर इससे हम इसको देखना चाहें, रिजल्ट को कनेक्ट करना चाहें, इससे यहाँ कनेक्ट करना चाहें, तो वो भी आना चाहिए, कंप्लीट सर्किट सॉल्व करना भी। ओके, चलिए, ये कुछ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आपके लिए किए हैं। आगे हम और ऐसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक से और कोई रेफरेंस बुक और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। न्यूमेरिकल करने से आपका थ्योरी